हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आंचल गुप्ता। आज मैं Q&A का वीडियो बना रही हूं क्योंकि मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिसको मैं पर्सनली आंसर नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसे एक वीडियो में ही पूरा एक साथ करके मैं आंसर कर देती हूं। एंड मेरे जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें मेरे मेडिकल इशू के बारे में नहीं पता है, तो मुझे वो बात भी क्लियर करनी थी क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा खिचड़ी पकाते हो मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे मेडिकल इशू को लेके एंड मेरा कॉलेज, मेरा ट्रेनिंग, मैं घर पे क्यों, मैं वीडियोस क्यों अपलोड कर रही हूँ। तो ऐसे बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस है जिसको लेके आप लोग कमेंट करते रहते हो और आप लोग खुद में ही उसका स्टोरी बनाने लगते हो कि ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ। तो मैं उस बात को आज अच्छे से क्लियर करूँगी कि एग्जैक्टली मेडिकल का क्या इशू है एंड क्यों मैं वहाँ पे नहीं हूँ, मैं एमएनएस ट्रेनिंग में क्यों नहीं हूँ एंड मैं क्यों घर पे हूँ। सो आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड शेयर कर दो। मैं वैसे कभी बोलती नहीं हूँ बट मैं आज बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग वीडियोस तो देखते हो पर आप लोग उसको सब्सक्राइब नहीं करते हो। देखो यार, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ मेरे लिए आप लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. So the very first question is, you got selected in your first attempt. Okay. मैं फ़र्स्ट अटैम्प्ट में मैं सिलेक्ट नहीं हुई हूँ। मैंने 2018 में भी एग्ज़ाम दिया था एंड 2018 में मेरे 92 मार्क्स आए थे। उस टाइम मैंने सिर्फ साइंस पढ़ा था क्योंकि मुझे जीके एंड इंग्लिश का उतना नॉलेज नहीं था। एंड उस टाइम मैं नीट का प्रिपरेशन कर रही थी एंड नीट का प्रिपरेशन मैं इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना था, पर नीट का प्रिपरेशन मैं इसलिए कर रही थी क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स कर रहे थे। एमएनएस ऑफिसर ही बनना था, पर 2018 का जो एग्ज़ाम था वो एग्ज़ाम मैं नहीं दे पाई थी क्योंकि उस टाइम बोर्ड्स का इतना प्रेशर था कि मैंने फॉर्म ही फिल नहीं किया था और मैं दूसरे किसी कॉलेज में नहीं जाना चाहती थी, मुझे AFMC में ही जाना था। तो इस रीज़न से, ताकि मेरा एक और साल मैं घर पे बैठ के वेस्ट ना करूँ, तो इसीलिए मैंने नीट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। मैं श्योर नहीं थी, मुझे डॉक्टर कभी नहीं बनना था, बट मैं सिर्फ पढ़ रही थी ताकि मैं नेक्स्ट ईयर एमएनएस का एग्ज़ाम दे सकूँ एंड ये सोच के कि मे बी ये सब एमएनएस में आता हो, मे बी एमएनएस जो है वो नीट का लेवल का ही हो। तो ये सब थॉट्स लेके मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था एंड 2018 में मेरा 12th हुआ। 1 ईयर मैंने ड्रॉप किया। 2019 में मैंने एमएनएस का एग्ज़ाम दिया जिसमें मेरे 92 मार्क्स आए। फिर उसके बाद 2019 to 20 मतलब लॉकडाउन के बाद तक पूरा 1.5 साल, वो 1 साल नहीं था, वो पूरा 1.5 साल था। पूरा 1.5 साल मैंने फिर फोकस होकर एमएनएस के लिए प्रिपेयर किया एंड देन फिर मैंने 2020 में एमएनएस का एग्ज़ाम दिया एंड सक्सेसफुली मैंने उसको क्लियर किया। ओके, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एंड इससे रिलेटेड आई वांट टू लिंक वन मोर क्वेश्चन, और ये है कि बहुत सारे कमेंट्स ये रहते हैं कि जो 12th पास आउट है क्या उन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है जो ड्रॉपर्स है उनके कंपेयर में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, मेरा अगर देखा जाए तो मेरा 2 इयर्स का ड्रॉप है, तो 2 इयर्स का ड्रॉप है तो उसके अकॉर्डिंग फिर तो मुझे लीस्ट प्रेफरेंस मिलनी चाहिए थी या फिर बहुत लास्ट में मेरी रैंक आनी चाहिए थी, पर वैसा नहीं हुआ। इंटरव्यूअर्स ने जब मेरे से ये क्वेश्चन पूछा है कि क्यों आपका ये 2 इयर्स का गैप है, तो मैंने उन्हें अच्छे से आंसर किया एंड उन्हें मेरा आंसर कन्विंसिंग लगा, इसीलिए शायद ये जो गैप वाला जो चीज़ है वो मैटर नहीं किया इसमें। तो अगर आप इंटरव्यूअर्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हो, उन्हें कन्विंस कर देते हो कि क्यों आपका गैप है एंड वो कन्विंस हो जाते हैं, तो आई थिंक ये गैप वाला ईयर जो है वो मैटर नहीं करता। तो इसीलिए ऐसा नहीं सोचना कि जो अभी जस्ट रिसेंट पास आउट है 12th में उन्हें ज़्यादा प्रेफरेंसेस मिलेगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू प्लीज़ टेल मी हाउ नॉक नीज एंड फ्लैट फुट विल बी चेक्ड। ओके, नॉक नीज एंड फ्लैट फुट के लिए एक अलग से डॉक्टर है, मतलब वहाँ पे आपका सेक्शन वाइज डिवाइडेड था। तो जो नॉक नीज वाले डॉक्टर थे वो आपका स्टमक एरिया जो है वो चेक करते हैं, उसके बाद आपका नीज चेक करेंगे, आपका जो टो है वो चेक करेंगे, साथ में वो आपका हाथ चेक करेंगे, मतलब एल्बोस ऐसे करके दिखाना होता है, ये चेक करते हैं। एंड देन ये अल्ट्रासाउंड के बाद ये वाला प्रोसेस हुआ था हम लोगों का, नॉक नीज एंड फ्लैट फुट जो चेक होता है। ट्राई करूँगी अलग से एक वीडियो बनाने का, पर अभी के लिए आई थिंक इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, डू यू हैव एनी टेलीग्राम चैनल।
तो मेरे पास टेलीग्राम चैनल है एंड मैंने काफ़ी बार कमेंट में उसका लिंक उसका आईडी भी मेंशन किया है, बट मैं टेलीग्राम चैनल यूज़ नहीं करती हूँ। तो उसका रीज़न ये है कि अभी तक मैंने टेलीग्राम चैनल पे एमएनएस के जो चैनल्स हैं उन्हें ज्वाइन कर रखा है। तो मैं जब भी टेलीग्राम खोलती हूँ तो सबसे पहले वो सारे चैनल्स में जो मैसेजेस होते हैं वो सब आने लगते हैं। तो मैं एक फ्लैशबैक में चले जाती हूँ एंड मुझे काफ़ी बुरा लगता है। तो इस रीज़न से मैं टेलीग्राम ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। आपका जो भी क्वेश्चन है आप मेरे से कमेंट्स में ही पूछ लिया करो, क्योंकि मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आंसर करूँ। हाँ, पर कुछ छूट जाते हैं क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप सबको आंसर करो, बट हाँ, मैं कमेंट्स सबके पढ़ती हूँ। ओके, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी को इग्नोर कर रही हूँ, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड मैं बहुत बार तो उसे डायरी में भी लिखती हूँ कि मुझे इस कमेंट का आंसर करना है अपने इस टाइप के Q&A वीडियो में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दी करंट अफेयर्स मंथली काफ़ी है क्या? तो करंट अफेयर्स मंथली सिर्फ आप मंथली पढ़ोगे तो नहीं होगा, आपको पूरा ईयर का करंट अफेयर्स पढ़ना ही पड़ेगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम के 1-2 महीने वाला करंट अफेयर्स पढ़ लोगे तो हो जाएगा, आपको ईयर का पूरा करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दी कि आप केमिस्ट्री और फिज़िक्स के बारे में बता सकती है कि एनसीईआरटी करना इंपॉर्टेंट है इनकी या कुछ चैप्टर्स ही करने हैं? ओके, बायो एंड केमिस्ट्री में आप एनसीईआरटी तो करना ही पड़ेगा। बायो में तो कंपलसरी है, केमिस्ट्री में भी आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, डीप में नहीं पर हाँ एनसीईआरटी तो पढ़ना पड़ेगा। देन फिज़िक्स जो है उसमें नीट लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते, 1 लाइनर क्वेश्चंस आते हैं जो कि हम लोग 9th-10th में जो न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिए थे उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो फिज़िक्स के लिए आप एनसीईआरटी मत पढ़ो, उससे अच्छा है कि आप 9th-10th का एस चंद पढ़ लो या फिर ल्यूसेंट पढ़ लो, ल्यूसेंट बेस्ट है। उसके बाद केमिस्ट्री एंड बायो में एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट है, बट फिज़िक्स के लिए एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ hello Di, I am in 12th class now and I am preparing for NEET, but I am not that confident to clear NEET, so I am preparing for MNS. Di, can you please tell how much maximum time it take to prepare for MNS exam? So MNS एंड नीट ये दोनों टोटली डिफरेंट है। ओके, नीट में आपका जो लेवल होता है काफ़ी हाई होता है। नीट में फिज़िक्स केमिस्ट्री में आपका क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, साथ में आप फिज़िक्स केमिस्ट्री में आपको न्यूमेरिकल्स काफ़ी टफ आते हैं। बट जो एमएनएस है इसमें फ़िज़िक्स केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इजी होते हैं, साथ में बायो भी इजी होता है। बस जो एमएनएस है उसमें ट्रिक ये है कि एमएनएस में जीके एंड इंग्लिश होता है। तो अगर आप फोकस्ड हो कि आपको एमएनएस ऑफिसर बनना है तो प्लीज़ आप नीट के लिए मत पढ़ो, आप सिर्फ एमएनएस ऑफिसर बनने के लिए एमएनएस का सिलेबस पढ़ो। ओके, बट इफ़ यू आर एक्सेप्शनली गॉड गिफ्टेड एंड आप दोनों कर सकते हो तो फिर आप कर लो, आपका चॉइस है। बट इफ़ यू आर फोकस्ड देन एमएनएस के लिए ही जाओ ना, क्यों फिर नीट का पढ़ना है उधर टाइम वेस्ट करना, वो टाइम आप एमएनएस का सिलेबस पढ़ने में बिता दो। तो आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर एमएनएस। एमएनएस इज़ अ रियली गुड प्रोफेशन। ओके, एमएनएस मतलब आपको आर्मी ऑफिसर बनाता है मैन, और क्या चाहिए? गो फॉर एमएनएस, गो फॉर इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दी आपने कौन सा इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया था? ओके, सो 12th बोर्ड्स कंप्लीट होने के बाद मैंने आकाश दिल्ली ज्वाइन किया फॉर नीट प्रिपरेशन। आफ्टर दैट फॉर एमएनएस मैं जब वापस घर आ गई तो उस टाइम पे कोई ऐसा ऑनलाइन एमएनएस इंस्टीट्यूट नहीं हुआ करता था, एंड हुआ भी करता होगा तो मेरे को इतना नॉलेज नहीं था। तो मैंने एसएससी का सिलेबस पढ़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि एसएससी का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा एमएनएस से मैच करता है। इंग्लिश, साइंस, जीके मीन्स योर जीएस पोर्शन। तो मैंने वहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने एसएससी का कोचिंग ज्वाइन किया एंड मैंने उन्हें ये बात इन्फॉर्म किया कि मेरे एग्ज़ाम में मैथ्स नहीं है, तो मुझे मैथ्स का क्लास ना करके मैं उस टाइम पे जीएस का क्लास करना चाहूँगी। तो वो जो इंस्टीट्यूट वाले थे वो मान गए, तो मैं मैथ्स का क्लास नहीं करती थी एंड जीएस, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग और आफ्टर दैट और क्या होता है, साइंस, तो ये सब मैं करती थी। एंड ये मुझे काफ़ी हेल्प हुआ क्योंकि एसएससी का सिलेबस काफ़ी डीप में है। तो अगर आप डीप सिलेबस पढ़ते हो तो आपका ऊपर का जो सर्विस लेवल का क्वेश्चंस होता है वो तो सॉल्व हो ही जाता है। एमएनएस से हाँ, ऊपर के ही क्वेश्चंस होते हैं उसमें। तो इस रीज़न से मेरा जीएस पोर्शन स्ट्रॉन्ग हुआ एंड इसलिए मैं बोलती हूँ लूसेंट पढ़ो क्योंकि वो इतना डीप में है, काफ़ी डीप में है। तो अगर आप लूसेंट पढ़ लोगे तो फिर बाकी जो छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। तो ये था। सो मैंने एक बार एसएससी का ज्वाइन किया, फिर वहाँ पे हिस्ट्री भी नहीं पढ़ाई होता था तो मैंने वो इंस्टीट्यूट छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने दूसरा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया एंड वहाँ पे काफ़ी अच्छा पढ़ाई होता था, तो मेरे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हुए।
Next question is are you preparing for MNS 2021? No, I am not preparing for MNS 2021 क्योंकि मैं जितने बार MNS का एग्ज़ाम दूंगी, मेरा अगर रिटन क्वालिफाई हो भी जाता है, मेरा अगर इंटरव्यू हो भी जाता है, तो मैं जाके मेडिकल में रिजेक्ट हो जाऊंगी। तो यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है कि मैं फिर से MNS का एग्ज़ाम दूँ। तो मेरा ये जो ड्रीम है बस यहीं तक ख़त्म हो गया, इसका जर्नी यहीं तक ख़त्म हुआ। अब MNS का एग्ज़ाम मैं अब नहीं दूंगी, मतलब बिल्कुल अब कोई रिलेशन ही नहीं है मेरे MNS से। बस MNS गया, ख़त्म पूरी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, करेंटली यू आर डूइंग ट्रेनिंग? ओके, सो नो, आई एम नॉट डूइंग ट्रेनिंग। मुझे मेडिकल में रिजेक्ट कर दिया गया है एंड रिटन एंड इंटरव्यू तो काफ़ी अच्छा रहा, पर जो कॉल लेटर जाता है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को जाता है जो मेडिकल में एक्सेप्टेड होते हैं। मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है, तो इसीलिए मेरे पास कॉल लेटर ना आने की जगह मेरे पास रिजेक्शन का लेटर आया कि आपको रिजेक्ट किया जाता है एंड उसका रीज़न लिखा हुआ था। तो आई एम अ रिजेक्टेड कैंडिडेट एंड मैं फिर से अप्लाई नहीं कर सकती हूँ। मैं आर्मी के लिए रिजेक्टेड हूँ। आर्मी के लिए क्या, मैं डिफेंस सर्विसेज के लिए रिजेक्टेड हूँ। नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, OTS, CDS और जो एग्ज़ाम होता है मैं किसी के लिए नहीं बैठ सकती हूँ। मेरे सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं डिफेंस सर्विसेज के लिए। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कहाँ गया, हाँ, इंटरव्यू के लिए 4 दिन में इतने परसेंटेज कैसे ला पाई? ये ट्रिक हमारे साथ प्लीज़ शेयर करना, प्लीज़, इट विल बी ग्रेट हेल्प। सो दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम हीरा। ओके, सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड दिस इज़ रिलेटेड टू इंटरव्यू। तो यस, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि हमने बहुत कम टाइम दिया गया था हमारे रिटन एग्ज़ाम से इंटरव्यू तक। आई थिंक 1 वीक से भी कम था, और उसमें हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने थे, हमें हमारे आने जाने का देखना था, क्या पहनना है, क्योंकि लड़कियों के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या पहन के जा रहे हो इंटरव्यू के लिए। मतलब मेरे लिए मैटर करता है। तो हम लड़कियाँ ऐसी होती है। ये था, फिर उसके बाद इंटरव्यू का प्रिपरेशन वो अलग से, फिर करंट अफेयर्स पढ़ो, कोरोना का यही सब था। फिर आप अपने जो आपका हॉबीज़ है आप उस पर रिसर्च करके और पढ़ो। सपोज़ आपका हॉबी गार्डनिंग है तो आप गार्डनिंग में पूरा रिसर्च करना है कि आपके घर पे कौन सा प्लांट है, उस प्लांट का स्पीशीज़ क्या है। तो बहुत कुछ था जो 1 वीक के कम टाइम पे करना था। एंड उससे भी बड़ा चैलेंजिंग पार्ट ये था कि इंटरव्यू हिंदी में दे या इंग्लिश में दे। काफ़ी चैलेंजिंग था ये। पर लकीली मेरे जो इंटरव्यू वाले सर थे उन्होंने मुझे बोला कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, तुम्हें इंटरव्यू इंग्लिश में ही देना है एंड हिंदी वर्ड भूल जाओ। तो मैंने उन्हें बोला कि मैं इतने कम टाइम में इंग्लिश कैसे मैं बोलूँ एंड कैसे होगा। तो सर ने मुझे सिर्फ एक बात बोला कि तुम्हें 4 दिन में इंग्लिश सीखना है, तुम्हारे पास सिर्फ 4 दिन है, तुम्हें 4 दिन में इंग्लिश सीख के जाके इंग्लिश में ही इंटरव्यू देना है। एंड मैं बार बार बोलती थी सर मेरे से होगा कि नहीं होगा, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। एंड अगर मैं कुछ भी सर को हिंदी में बोलती थी कि सर ये बात है, तो सर ऐसे करते थे कि नहीं मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। फिर मैं इंग्लिश में टूटा, मतलब जिस तरह से भी इंग्लिश में बोल पाती थी मैं उनको बोलती थी। फिर उसके बाद सर बोलते थे ओके, एंड अगर कुछ मैं मिस्टेक करती थी सर उसको करेक्ट करते थे कि देखो दिस सेंटेंस ये कुछ ऐसा है। एंड सर ने मुझे थोड़ा बहुत ग्रामर पार्ट भी बताया था, हैड, हैज़, हैव, जो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती थी। तो सर ने मेरे को वो भी बताया। फिर सर ने बोला कि चाहे कुछ हो जाए तुम्हें हिंदी टर्म भूल जाना है, तुम्हें इंग्लिश में जाके इंटरव्यू देना है। एंड आपके लिए भी सेम कि आपको इंग्लिश में ही इंटरव्यू देना है। मेरे पास तो सिर्फ 4 दिन थे एंड 4 दिन में अगर मैं इंग्लिश में बोल सकती हूँ तो आप लोग भी बोल सकते हो। मेरे में खुद में कॉन्फिडेंस नहीं आता था, बट सर ना, एक वाइट बोर्ड था, सर वहाँ पे मेरे को पढ़ाते थे एंड मेरे इंटरव्यू सेशंस लेते थे। तो सर ना बार बार जाके ना 100% उस बोर्ड पे लिख देते थे कि 100% तुम्हारा होगा ही होगा। एंड जब मैं देखती थी कि सर को मेरे में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, तो वो देख के ना मेरे अंदर खुद में कॉन्फिडेंस आ जाता था कि अगर इतने बड़े इंसान अगर मेरे पे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, मतलब कुछ तो बात होगा। तो वो सोच के फिर मेरे में खुद कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता था। एंड फिर 4 दिन में किसी तरह से सच में मैंने इंग्लिश बोलना स्टार्ट किया। आई वॉज फ्लुएंट एंड इसीलिए मेरा इंटरव्यू भी इतना अच्छा गया। जो क्वेश्चंस इंटरव्यूअर्स ने पूछे, बिना रुके, बिना हेजिटेट किए, बिना कहीं कुछ गड़बड़ किए, मैंने बहुत अच्छे से ही इंग्लिश में सब कुछ अच्छे से किया। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ। यस, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़
दी अगर किसी ने नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, नीट का एग्ज़ाम, देखो मेरे से इंटरव्यूअर्स ने ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है, और फिर मैंने जो आंसर किया, मतलब फिर मैंने आंसर किया हाँ, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपका कितना मार्क्स आया था, फिर मैंने वो आंसर किया। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि एमएनएस ही क्यों, आप नीट में गई, आप नीट में भी जा सकती हैं, तो वहाँ पे क्यों नहीं। तो उसके लिए सिंपली मेरा एक ही आंसर था, जब एंड दिस इज़ फैक्ट, जब मैं सेकंड में थी तब से मैं एमएनएस ऑफिसर्स को देखते आ रही हूँ, क्योंकि मेरे पापा एएमसी में है, तो मिलिट्री हॉस्पिटल्स आना जाना तब से मेरा होते रहा है। मैं हमेशा एमएनएस ऑफिसर्स को देखते आ रही हूँ, तो मेरे को था कि अब मेरे को एमएनएस ऑफिसर ही बनना है। सो मेरा सेकंड से ये सपना था, एंड मैंने ये जाके ये बात वहाँ पे बोला, एंड आई थिंक इंटरव्यूज़ को ये बात फील हुआ कि मैं सच बोल रही हूँ एंड मैं फेक नहीं बन रही हूँ, तो मे बी उन्हें ये आंसर कन्विंसिंग लगा। सो या, वो लोग काफ़ी इम्प्रेस हुए थे मेरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दिस, मेरा क्वेश्चन गुम हो जा रहा है। ओके, डू यू हैव नॉकनी? नहीं, मेरे को नॉकनी नहीं है, मेरे को नॉकनी, फ्लैट फुट, एल्बो वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी आपने इंटरव्यू किस लैंग्वेज में दिया था? तो मैंने इंग्लिश में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, दी आपने एमएनएस की पढ़ाई कब से शुरू की थी? मैंने एमएनएस की पढ़ाई 2019 जनवरी से की थी। मेरे एग्ज़ाम थी 13 जनवरी 2019 में, तो मैं जब वो एग्ज़ाम हॉल से मैं जब निकली तो मैंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था कि मेरे को नीट का नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। भले मैंने पूरा साल पढ़ाई किया हो, पर मुझे अब नीट का बिल्कुल नहीं पढ़ना है, एंड मुझे एमएनएस का ही पढ़ना है, फोकस्ड है। एंड मेरे को 2019 का एग्ज़ाम देके मेरे को पैटर्न समझ में आ गया सबसे पहले, तो उसी टाइम मैंने अपने माइंड में पिक्चर बना लिया कि मुझे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड करेंट अफेयर्स वो सब पे ज़्यादा फोकस करना है। तो ये एमएनएस 2019 में एमएनएस का एग्ज़ाम देने पर मेरे को एक एक्सपीरियंस मिला, क्वेश्चन पैटर्न पता चला, एंड पता चला कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आप उसको कर सकते हो, उस लिमिटेड टाइम में किस तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हो, क्योंकि एक मार्क्स का तो क्वेश्चन होता है, एक लाइन का क्वेश्चन होता है, एंड नीट का कुछ और ही पैटर्न होता है, इसका अलग होता है। तो काफ़ी कुछ पता चला, एक एक्सपीरियंस मिला। आई थिंक वो भी एक फैक्टर है कि क्यों मेरा 2020 में एग्ज़ाम क्लियर हुआ, तो एक्सपीरियंस भी इसमें मैटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, दी आपने कोचिंग ली थी या सेल्फ स्टडी किया था? तो सेल्फ स्टडी लॉकडाउन में किया था, पर कोचिंग एसएससी का लिया था मैंने। दीदी ये जानना था आपसे कि हम ऑफ़लाइन कोचिंग लेना चाह रहे हैं, अभी तो नहीं, पर जब लॉकडाउन हट जाएगा तब तो कहाँ से कोचिंग ले? तो अगर आप ऑफ़लाइन लेना चाह रहे हैं, एंड दिस क्वेश्चन इज़ आस्क्ड बाय नितिन कुमार, तो मैंने आई थिंक कमेंट भी किया था कि मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी, सो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया। सो अगर आपके घर के आसपास, आई थिंक सारे सिटी में होता है, एसएससी का जो कोचिंग है वो सारे सिटी में होता है, एंड आपको 1 ईयर का सिर्फ 5000 लगेगा। 5000 का मुझे सिर्फ 4000 लगा था, क्योंकि उस टाइम कुछ ऑफर चल रहा था। तो 1 ईयर ओनली फॉर 4000 आप एसएससी का कोचिंग करके देखो, एंड फिर मेरे को बोलना कि आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। अगर आप एक पढ़ने वाले बच्चे हो तो आप फिर इस चीज़ को समझोगे कि एसएससी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, एसएससी का पैटर्न टाइप क्वेश्चंस पढ़ना, कंटेंट पढ़ना, क्या मैं बोल रही हूँ आपको तब समझ आएगा। तो आप ट्राई कर सकते हो 5000 फॉर 1 ईयर। और हर जगह एसएससी का इंस्टीट्यूट होता है, ऑलमोस्ट हर सिटी में होता है, चाहे वो सिटी कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपको एसएससी का कोचिंग मिल जाएगा। एसएससी सीजीएल, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट एसएससी सीजीएल, तो आप उसका कोचिंग ले सकते हो ऑफलाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन थी, बहुत से लोग बोलते हैं कि लूसेंट से कुछ नहीं आता। भाई लूसेंट नहीं पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे? आप मेरे को सजेस्ट करो, कौन सा बुक आप पढ़ोगे अगर आपको लूसेंट नहीं पढ़ना? तो आपको क्या यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो कि आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना है? मेरे को यही बुक पता है, सो लक्ष्मीकांत जैसा बुक पढ़ना है। आप लूसेंट पढ़ के तो देखो, साइंस पढ़ लो, उसमें सब कुछ पढ़ लो। लूसेंट इज़ बेसिक बुक, आपको लूसेंट पढ़ना ही पड़ेगा। वो अलग बात है, आपने लूसेंट पढ़ लिया तो चलो आप लक्ष्मीकांत पढ़ लो, और जो भी यूपीएससी वाले बुक्स आते हैं वो सब पढ़ लो, क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम। पर लूसेंट ज़रूर पढ़ना, लूसेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत सारे लोग इसलिए भी बोलते हैं ना कि लूसेंट से कुछ नहीं आता। अगर आप लूसेंट पढ़ लोगे तो आपको तो पता चल गया लूसेंट से ही, मतलब लूसेंट कितना अच्छा बुक है। अब आप लूसेंट पढ़ लोगे तो आप उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट में कैसे जाओगे? फिर वो लोग किसको पढ़ाएंगे? तो हो सकता है वो लोग अपना काम बनाने के लिए ऐसा बोल रहे हो, बट लूसेंट पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टर प्लीज़ टेल मी हियरिंग टेस्ट कैसे होता है? ओके, हियरिंग टेस्ट में क्या होता है ना कि सबसे पहले तो आपका ईयर वैक्स जो है वो चेक करते हैं कि आपके कान में ईयर वैक्स है कि कितना है या है कि नहीं है।
उसके बाद ना आपको ऐसा करते हैं कि मान लो ये यहाँ पे आपको खड़ा कर देंगे, ओके, और ये यहाँ पे डॉक्टर है कोई, एक और डॉक्टर आपके साथ खड़े रहेंगे, वो आपके कान में ना एक पेपर डाल के फिर ऐसे 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 करते रहेंगे, ऐसे गोल 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 करते रहेंगे। और ये जो डॉक्टर यहाँ पे खड़े हैं ये ना कुछ एकदम धीरे से कुछ नंबर बोलेंगे, मान लो 95 बोलना होगा, ऐसे बोलेंगे 95 ऐसे बोलेंगे। देन आपको ना वो ऐसे ऐसे करते रहेंगे एंड आपको सुनना है एंड देन आपको आंसर करना है वो कितना नंबर बोली है। तो इस तरह से कुछ हेयरिंग टेस्ट होता है। आई होप आपको समझ में आया हो कि मैं क्या बोल रही हूँ। ऐसा करके आई थिंक 4 to 5 टाइम्स ऐसा किया जाता है और फिर इस तरह से आपका हियरिंग टेस्ट हो जाता है। डन, बस इतना ही होता है हियरिंग टेस्ट में। और बहुत लोग मेरे से कुछ क्वेरीज पूछते हैं कि डेंटल में मेरे दांत ऐसे है, मेरे दांत वैसे, क्लिप्स लगे हैं एंड मेरे को थ्रोट का प्रॉब्लम है, मुझे नॉक नहीं है। तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि किस रीज़न से आपको मेडिकल में रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पापा आर्मी में है तो आप एमएच जा सकते हो, आप जाके एमएच में जाके आप वहाँ पर डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। अगर कोई मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर है एंड वो रेडी है आपसे इंट्रैक्शन करने के लिए, तो आप उनसे भी बात कर सकते हो। वो आपको अच्छे से बता देंगे, वो लोग बहुत पोलाइट होती हैं, बहुत काइंड होती है। तो आप उनसे जाके पूछोगे तो वो लोग आपको ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। मुझे ये सब का ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि किस रीज़न से आपको अनफिट कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक आज के वीडियो में बस इतना ही। मैंने ट्राई किया काफ़ी सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट करके देन आंसर करने का। अगर कुछ छूट गया हो तो मैं ट्राई करूँगी उससे नेक्स्ट Q&A वीडियो बनाने जब बनाऊँगी तब उसमें इंक्लूड करने का। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड अगर किसी भी वे में आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मुझे मोटिवेट करने के लिए, ताकि मैं और वीडियोस बनाते रहूँ, प्लीज़ इसको लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।